as you can see the second problem for larger sample। और इसमें उसमें क्या था कि दोनों में 20-20 था। ये भी एक एग्जाम्पल किसी बुक का है और एक में एग्जाम्पल ये है जिसमें एक में 21 है और दूसरे में लेस है, उसको भी लार्जर ग्रुप मानता है। हमने सोचा कि अब इसमें कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना ठीक नहीं है, तो इट इज़ अप टू यू। सो द प्रॉब्लम इज दिस: a research method a researcher wanted to test the effect of lecture demonstration and heuristic method on science teaching among 9th class students। प्रॉब्लम आप समझ गए बेसिक कि दो मेथड है, एक लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन और एक ह्यूरिस्टिक है। साइंस टीचिंग के लिए कौन बेहतर है यह जानने के लिए 9th क्लास के स्टूडेंट पे लोगों ने ये किया। बाई इक्वेटिंग द ग्रुप, ये प्रॉब्लम लगता है मेरा बनाया हुआ है, कुछ डाटा कहीं का होगा लेकिन ये कार्व किया हुआ है और प्रॉब्लम को अपने से बनाया है। एनीवे, बाई इक्वेटिंग द ग्रुप she taught 10 students with lecture demonstration method and 21 students with heuristic method. By naming lecture method group A and heuristic as group B, she obtained the final marks as। प्रॉब्लम आप समझ गए। टीचर ने साइंस टीचिंग के लिए कौन सा मेथड इफेक्टिव है जानने के लिए दो मेथड चूज किया। एक लेक्चर डिमोन्स्ट्रेशन, वो भी अच्छा मेथड माना जाता है इंडियन सिचुएशन के लिए, और दूसरा ह्यूरिस्टिक 9th क्लास के। और ग्रुप को इक्वेट किया, दोनों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया। टेस्ट का जो रिजल्ट आया, ग्रुप ए में 10 है तो ग्रुप ए का रिजल्ट, ग्रुप ए किसका है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन का, वो क्या आया 18, 14, 30, 10, 39, 26, 27, 19, 35 एंड 11। ना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो Na इज इक्वल टू 10। अब इसमें उसमें जो हम लोगों ने लिया था वो दोनों में ग्रुप, दोनों में 20-20 था। यहाँ क्या है कि एक में 10 है और दूसरे में कितना है 21। इसमें कौन है, ह्यूरिस्टिक। इसमें कितना है 21 का क्या है 32, 40, 31, 39, 15, 8, 47, 33, 52, 48, 7 और 50, 61, 58, 53, 59, 60, 65, 63, 67 एंड 64 NB। गिन लें इसको भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 ये भी पूरा हो गया 21। अब इसको भी वैसे ही सवाल बनाएंगे, लेकिन सवाल हम ऐसे बना नहीं सकते हैं, लिमिटेशंस आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे कि जो लोअर स्कोर होगा, इसमें कौन सा लोअर स्कोर, देखिए यहाँ 7 भी दिख रहा है, 7 से या किसी से स्टार्ट होगा, फिर 10 है, 11 है, और फिर ग्रेजुअली आपका 64 वगैरह तक गया, 65 भी है। तो इस तरह से उसको टेबल बनाएंगे, स्कोर, रैंक, ग्रुप,
और आर ए पहले ग्रुप का रैंक का जोड़, दूसरे ग्रुप का, फिर यू ए निकालेंगे, यू बी निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जेड निकालेंगे और डाटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे. सो लेट अस पॉज एंड प्रिपेयर द टेबल फॉर फर्दर डिस्कशन. Now the table is ready. As you can see कि 7, 8, 9, 10 फिर ऐसे रख दिया, रैंकिंग कर दी. रैंकिंग कौन किस ग्रुप में है उसको डाल दिया. आर ए निकाल लिया 107.5 और आर ए सॉरी ये आर ए 88.5, आर बी इज इक्वल टू 407.5. ज़्यादा तो आर बी ही है क्योंकि उसमें 21 है भी, तो इसका ज़्यादा होना तो ज़रूरी ही था. फिर ये यहाँ वैल्यू भी हमने लिख दिया है. ये तो कॉमन है, आपको याद होगा, एन ए इंटू एन बी है और फिर एन ए एन बी तो एक ग्रुप का आता है, उसी में +1 होता है. तो इसका जो वैल्यू है 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 55 और फिर ये माइनस जो वैल्यू हुआ है ये 210 55 तो हो गया. ये आर ए माइनस हुआ तो इतना वैल्यू आया. उसी तरह से 210 उसमें भी कौन एन ए इंटू एन बी, आई एन बी मतलब 21 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2 तो ये 231 और इसका वैल्यू आया 33. अभी लोअर यू को लेके हम जब जेड निकालते हैं तो देखिए यहाँ हमने निकाला भी है, इसे 33 डाल दिया और फिर ये वैल्यू यू का एन ए 210 से कॉमन ही वैल्यू होगा दोनों में और ये तो पूरा नीचे सेम वैल्यू होगा एन ए एन बी. सिर्फ यहाँ डिफरेंस है, इसमें यदि 33 वैल्यू डालते हैं तो ये -3.02 आता है और यदि 176 बड़ा वैल्यू भी डालते हैं तो ये +3.02 आता है. रेशियो में नेगेटिव साइन का कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए इट इज ऑल द सेम वेदर इट इज 3.02 और -3.02. अब ये वैल्यू आपका 1.96 से ग्रेटर है और शायद पिछले सवाल में ऐसा था कि सिग्निफिकेंट नहीं आया था. यहाँ जेड को सिग्निफिकेंट दिखाने के लिए ही संभव है ये प्रॉब्लम कलेक्ट किया गया होगा क्योंकि एक में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आए. इस प्रॉब्लम में हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप जोड़ देंगे. मीडियन टेस्ट में तो हम लोगों ने किया था, इसमें हाइपोथेसिस को एक स्टेप नहीं जोड़ा था, तो इसमें हाइपोथेसिस को भी एक स्टेप जोड़ दीजिए कैलकुलेशन में. तो हमने हाइपोथेसिस बनाया, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन एंड ह्यूरिस्टिक मेथड एमोंग साइंस स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास. ये हाइपोथेसिस हो गया. अब ये वैल्यू हमारा जेड का सिग्निफिकेंट आ रहा है, यू का नहीं, जेड का वैल्यू सिग्निफिकेंट आ रहा है. इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, हमारा ऑब्टेन्ड वैल्यू सिग्निफिकेंट है. और ऑब्टेन्ड वैल्यू जब सिग्निफिकेंट है तो हम कह सकते हैं कि द ऑब्टेन्ड जेड एक्सीड्स 1.96 and so the value is significant in terms of difference. Null hypothesis is rejected and can conclude that lecture demonstration and heuristic method differ significantly in their effectiveness. और ये बात हम पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग यहाँ चूँकि मीन तो निकालते नहीं है तो मीन डिफरेंस है नहीं, लेकिन रैंक के आधार पे आप देख के बता सकते हैं कि किसका रैंक सुपीरियर है, किसका रैंक्स ज़्यादा है, किसमें हायर रैंक्स के लोग ज़्यादा हैं. तो आप कह सकते हैं कि वो ग्रुप सुपीरियर है. अदरवाइज डायरेक्शन के बारे में जो हमारा लेक्चर किया हुआ है कि मान विटनी टेस्ट में डायरेक्शन कैसे इंटरप्रेट करते हैं तो उसको देखिए. लेकिन वहाँ हमने आपको बताया था, शायद आपको याद हो,
कि यहाँ मीन का कोई वैल्यू नहीं है, मीडियन से ही यूज़ होता है, और रैंकिंग के आधार पे हम मोटा मोटी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किस ग्रुप के फेवर में जा सकता है। यद्यपि हम मान विटनी यू टेस्ट का इस्तेमाल सुपीरियरिटी देखने के लिए आमतौर पे नहीं करते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये आ गया। इस तरह से हम लोगों ने ऑल टुगेदर आज का लेक्चर और दूसरे दिन के लेक्चर को लेते हुए 12 पार्ट में मान विटनी यू टेस्ट इस तरह से किया कि आप इसका रिसर्च इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। हाँ, एक स्टेप हम बार बार छोड़ते रहे हैं, हाइपोथेसिस बनाना, तो आप उसको भी ऐड कर दें कि हाइपोथेसिस बनाया, फिर रैंकिंग की, दोनों रैंकिंग को अलग अलग ग्रुप में जोड़ा, फिर आरबी की मदद से यूबी निकाला। पिछले प्रॉब्लम में जो पहला प्रॉब्लम हमारा था, 3 प्रॉब्लम हमने सोल्व किया, इसमें लार्जर में 2 और स्मॉलर में, तो उसमें तो ऐसा था कि जेड में कन्वर्ट करना था नहीं, और उसी का हम टेबल दिखाया आपको। ये इसके मंगल की किताब का जो एनवा टेबल था, उसकी मदद से आपको बताया कि कैसे लार्जर और स्मॉलर वैल्यू को लेके कैसे हमने किया। और यदि आप जेड में ट्रांसफ़र करते हैं तो 1.96 इज ए वेरी सिग्निफिकेंट वैल्यू। और इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा यस, वन मेथड इज़ बेटर देन द अदर। तो इस तरह से हम लोग मान विटनी यू टेस्ट का प्रॉब्लम बनाना भी सीख लिया, और उसका रिसर्च इम्प्लीकेशन, हाइपोथेसिस बनाना, हाइपोथेसिस टेस्ट करना भी सीख लिया। हाँ, यदि जेड में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू जो जेड के केस में 1.96 हम लोगों ने कहा, उससे ज़्यादा होना चाहिए। और यदि यू के वैल्यू के टर्म में हम देखना चाहते हैं तो क्रिटिकल वैल्यू यदि कम आएगा हमारे ऑब्टेन्ड वैल्यू से, तब माना जाएगा कि वैल्यू सिग्निफिकेंट है। तो थोड़ा सा उलट है इसमें, और में जब वैल्यू बड़ा होता है, क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा होता है, टेबल वैल्यू से बड़ा होता है, तब सिग्निफिकेंट होता है। इसमें है कि हमारा वैल्यू यदि छोटा है क्रिटिकल वैल्यू से, तब सिग्निफिकेंट होगा, यदि यू के केस में, नॉट जेड के केस में। So in this way we could complete the lecture based on Mann-Whitney U test. So altogether we have completed the Mann-Whitney U test under 12 parts. Thank you for this part and all the 12 parts. Thank you.